हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा भस्मा बैच का प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्विक रिवीजन करेंगे जेई मेंस और नीट के लिए, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो पहला हमारा लेक्चर है, देखिए जितने भी डायमेंशन है उनको कैसे ड्राइव करते, कैसे निकालते। अब इसी बेसिस पे यूनिट और मेजरमेंट है, जैसे ये डायमेंशन फार्मूला है, इसी के बेस पे हम बिना कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला यही होगा, यही लेक्चर होगा। अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे, अब सभी मिक्स चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर को हम यूनिट और डायमेंशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अब देखिए कुछ डायमेंशन है। सबसे पहले बेसिक जो डायमेंशन होता है वो लिख देते हैं। पहला जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? अगर वॉल्यूम लिखे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। सभी लेंथ ही होते हैं एक टाइप का, तो इस पे एल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल क्यूब हो गया। अब ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा एरिया देखते हैं। एरिया का क्या डायमेंशन होगा? देखिए डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन अलग होता है। डायमेंशन फार्मूला में क्या होता है, हम एल एम और टी के फॉर्मेट में लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला। ये क्या है? डायमेंशन लिखा हमने ओनली। तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये तीनों लेंथ के टर्म में लिखते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी एल होता है, ये भी एल होता है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। तीसरा हो गया हमारा वेलोसिटी। ये पहले 11th क्लास का करा रहे हैं, फिर उसके बाद 12th क्लास पे चलेंगे जितने भी डायमेंशन है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को लेंथ से लिखते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है एक टाइप का लेंथ ही होता है। एल अपॉन टी हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ये टी ऊपर चले जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया? एल टी माइनस वन। अब इसके आगे देखते हैं फोर्थ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अब वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाला, देखो लेंथ अपॉन टाइम होता है। लेंथ अपॉन में टाइम, और नीचे टाइम है, तो जैसे टाइम ऊपर जाएगा तो एल टी स्क्वायर हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखे तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ आता है हमारा फोर्स। अब फोर्स को कैसे लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए हमने सबका डायमेंशन निकालिए, तो बेसिकली यहाँ पे बस पुट करना है। जैसे मास का एम हो गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। समझ आ गया? तो इसका ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू। देखिए इतना समझ आ गया। अब उसके बाद आते हैं वर्क डन पे। सिक्स्थ आता है वर्क डन। वर्क डन। अब देखिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या लिखा है हमने? इन सभी को याद करना होगा। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस क्या होता है? एल होता है। तो यहाँ पे वर्क डन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम, ये दो एल है तो एल पे स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। समझ आ गया? अब आगे और चलते हैं। अब सेवेंथ फार्मूला हो गया इसमें एनर्जी। अब देखिए जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही सेम किसका होता है? वर्क डन का होता है। अगर देखिए एनर्जी क्या होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। हर एक एनर्जी के फॉर्मूले से एनर्जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास एम हो गया, वी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन हो गया, और इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये टू का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये क्या आ गया? एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। समझेगा?
अब आते हैं पावर के ऊपर। 8वां डायमेंशन है हमारा पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी वर्क को कितना टाइम लगता है करने में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। अब वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका लिखो जो वर्क है वही पावर है। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ गया, और नीचे टी आ गया। अब देखिए टी ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाती है एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब हो गया। देखिए इतना समझ गए, ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब और आगे चलते हैं और कुछ और डायमेंशन लिखते हैं अब यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए। जैसे एनर्जी के बाद अब क्या आ गया, मोमेंटम। मोमेंटम हो गया, मोमेंटम को पी से लिखते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का m हो गया डायमेंशन, और वेलोसिटी का lt माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1। ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला इसका। और आगे चले यहाँ पे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे स्टार लगा लेना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से लिखा जाता है, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल जी। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, ये होता है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो g इस साइड भेज देते हैं, ये फोर्स इंटू r स्क्वायर हो गया, और नीचे m1 m2 हो जाएगा। हमें पता है कि जो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 होता है, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, एक टाइप का लेंथ ही होता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट। तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे देखिए मास 2 है, m1, ये m और m, तो m स्क्वायर हो जाएगा नीचे। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्स ये g निकलता है, तो ऊपर जैसे जाएगा तो m माइनस हो जाएगा, एक m से ये m कटेगा, वो नीचे एक m बचा हुआ, जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस का इस पर साइन आ जाएगा, t माइनस 2। 1 मिनट, l पहले आएगा यहाँ पे एल स्क्वायर टी माइनस, 1 मिनट, एम एल टी, एल पे क्यूब आएगा, एक एल ये रहा और एक एल ये रहा, तो यहाँ पे एल के ऊपर क्यूब, टी माइनस 2 आ जाएगा। समझ आ गया इतना। 132 से भी याद कर सकते हैं, जो इस पे पावर होता है 132 होता है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस। समझ आ गया। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे डायमेंशन किसका होगा, ओमेगा इज इक्वल टू टी माइनस 1 हो जाएगा। समझ आएगा इतना। अब एंगुलर एक्सीलरेशन देखते हैं अगला। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा से लिखते हैं, इसका साइन अल्फा होता है। देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है, ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट। जैसे एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसमें एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, अभी हमने लिखा ऊपर देखिए, टी के ऊपर -1 आता है और नीचे टी आता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, ऊपर जाके ये टी स्क्वायर हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया, t -2 आ गया। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं और
देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है कैपिटल एल से दिखाते हैं इसको। जैसे इसका कैपिटल एल इज इक्वल टू एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस होता है। अगर इसका डायमेंशन लिखे मास हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया, लेंथ ये डिस्टेंस का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका वो लिखे तो डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, एम कैपिटल आर स्क्वायर, एम आर क्या होता है ये रेडियस ही होता है एक टाइप का, और या डिस्टेंस ही मान लेते हैं तो इसका एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा डायमेंशन। अब आते हैं टॉर्क के ऊपर। टॉर्क सेम ही एनर्जी और जो हमने वर्क डन लिखा था उसी का फॉर्मूला होता है ये टॉर्क। टॉर्क को ऐसे टो से दिखाते हैं। टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखे एम एल स्क्वायर टी माइनस, एक मिनट ये एनर्जी का हो गया, एम एल टी माइनस वन, और देखिए ये डिस्टेंस क्या होता है एक टाइप का लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। तो सेम ही किसके इक्वल आ रहा है ये एनर्जी के इक्वल याद है टॉर्क का जो डायमेंशन होता है। समझ आ गया। देखिए अब और आगे चलते हैं यहाँ से और डायमेंशन देखते हैं। अब ये भी 11th क्लास का डायमेंशन चल रहे हैं। अब आते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई से लिखते हैं। ये क्या होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन या यंग्स मॉडुलस। देखिए ये डायमेंशनलेस होता है नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। देखिए लेंथ से लेंथ कट जाएगा उसका डायमेंशन, तो ये डायमेंशनलेस होता है जो स्ट्रेन होता है। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्ट्रेस ही क्या होता है हमारा एक टाइप का प्रेशर होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का लिखे डायमेंशन फोर्स एम एल टी माइनस टू, और नीचे एरिया का क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। समझेगा। अब देखिए एक लेंथ से ये कट गया तो यहाँ पे क्या जाएगा एम एल माइनस टी माइनस टू। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू को पे माइनस टू हो जाएगा। देखिए इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। एक होता है सरफेस टेंशन, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस का हो गया। अब सरफेस टेंशन देखते हैं। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स किसी लेंथ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक लीनियर लेंथ है इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। किसी सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू होता है, और लेंथ का क्या हो गया एल हो गया। तो यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे इसका क्या आ गया डायमेंशन एम टी माइनस टू। इतना समझ आ गया। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखे देखिए यहाँ पे एम एल के ऊपर जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लेंथ नहीं है,
और टी पे -2 आ जाएगा। देखिए समझ आ गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको नीटा से देख डिनोट करते हैं, ऐसा होता है ये नीटा। आप देखिए इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी होता है ये। अगर यहाँ पे देखिए 6 पाई तो डायमेंशनलेस होता है, ये है होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ये नीटा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हो गया रेडियस हो गया, ये हो गया वेलोसिटी हो गया। अगर नीटा निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में आर इंटू पी हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, अगर लिखें mL/t-2, और रेडियस का क्या होता है L हो गया, वेलोसिटी का क्या होता है L/t-1। समझ आ गया। अगर यहाँ पे काटते हैं तो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे L से L कट गया। अब एक t से यहाँ पे t स्क्वायर का ये कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस हो जाएगा। तो नीटा इज इक्वल टू m, ये देखिए एक L ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -1 t-1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आ गया। अब आगे और इंटेंसिटी अगर लिखे, इंटेंसिटी कैपिटल आई से लिखते हैं। अब देखिए इंटेंसिटी क्या क्या होता है, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होता है। ये होता है पावर, PO से लिखो, पावर होता है पावर पर यूनिट एरिया होता है। समझ आ गया। और पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इनटू एरिया हो गया ये। अगर इनका डायमेंशन लिखे, डायमेंशन अगर आई का लिखते हैं यहाँ पे, वर्क डन का क्या होता है mL/t-2 होता है। अगर और एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेना, फिर t इंटू ए कर लेना। अगर इतना डायमेंशन याद नहीं है तो फोर्स ऐसे और छोटे छोटे करके उसको कर सकते हैं। अगर जिसको डायरेक्ट याद है तो यहाँ से लिख सकते हैं mL/t-2। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और एरिया नीचे तो L² हो गया। अब देखिए क्या कट जाएगा, यहाँ पे L² से L² कट गया, ये t ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, m L0 हो गया, L है ही नहीं, और यहाँ पे t-3 हो गया। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन फार्मूला। देखिए इतना समझ आ गया। अब आते हैं आगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इसको एस से लिखते हैं। अब देखिए जो हीट होता है हमारा, हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू MS∆T, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब हीट एक टाइप का क्या होता है, एनर्जी होता है। ये एक टाइप का एनर्जी होता है हीट, या एनर्जी को वर्क डन भी कह सकते हैं। समझ आ गया। अगर हमें एस की वैल्यू निकालनी है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/m∆T। डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब एनर्जी क्या होता है, mL/t-2, या यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो एनर्जी के लिए। समझ आ रहा है, ये आ गया। अगर यहाँ पे नीचे अगर इसका लिखें, ये हो गया, और नीचे m इंटू टेम्परेचर को किस में लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं, k हो गया यहाँ पे इसका। अब देखिए मास से मास कट गया, मास कट गया तो ऊपर क्या रह गया, अब मास तो 0 हो गया है ही नहीं, इसके ऊपर पावर यहाँ पे L² हो गया, t पे -2 हो गया, और k पे -1 हो गया। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। देखिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं।
अब इसके बाद लेटेंट हीट देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक हीट देख लिया हमने। अब लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को कैपिटल एल से लिखते हैं। और ये भी जो हीट होता है हमारा, हीट किसके इक्वल होता है, मास इनटू लेटेंट हीट होता है। ये एक टाइप का ये क्या होता है, एनर्जी होता है जो हीट होता है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। समझ आएगा, एनर्जी पर यूनिट मास हो गया। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे मास हो गया। अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो, एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में नीचे मास हो गया। अब इससे ये कट गया तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो कितना हो जाएगा, एम पे 0 एल 2 टी माइनस 2 हो गया। इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये क्या होता है, कैपिटल आर होता है, इससे लिखते हैं इसको गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे बाकी है इसके नीचे भेज दो। और देखिए जो पीवी होता है, पीवी एक टाइप का वर्क डन भी होता है। आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा, जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, पी एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम, या इसको प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो ये टोटल जो ये वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी डब्ल्यू और एन आर इंटू टी हो गया। इतना समझेगा। अगर आर के का डायमेंशन निकालते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा अपॉन में एन इंटू टी होता है। और यहाँ पे देखिए एन क्या होता है, मोल होता है, और ऊपर वर्क डन आ गया। वर्क डन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क डन का। और नीचे मोल का क्या हो गया, इसका मोल लिखते हैं। और टी क्या हो गया, टेम्परेचर, इसका केल्विन लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो कैपिटल आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 पर मोल पर केल्विन, ये आ गया इसका डायमेंशन कैपिटल आर का। देखिए इतना समझ आ गया। आगे चले। अब इसके बाद हमारा आता है गैस कांस्टेंट, हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको लिखते हैं के बी, स्मॉल के बी होते हैं, ये हो गया के बी। अब देखिए ये भी सेम पी वी इज इक्वल टू एन ए के एन टू टी होता है ये। अब देखिए अभी हमने बोला था कि जो पी वी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। हमें किसकी निकालनी है, के की निकालनी है। वो सिंपली के वी होता है, के की निकालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट एन ए। एन ए क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एवोगैड्रो नंबर। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा एन ए का, एन ए का कोई डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू टी, बस एक मिनट, के निकालना था ना। इसके नीचे बस ओनली टेम्परेचर लिखेंगे, इतना समझेगा। अब वर्क डन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, नीचे केल्विन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू के बी कर दो इसको, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और के माइनस 1 हो गया। के क्या हो गया, बोल्ट्जमैन का डायमेंशन हो गया। अब आगे चले, देखिए इतना समझ आ गया होगा। तो अब आगे है हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको सिग्मा से लिखते हैं, इसका डिनोशन होता है डिनोट
सिग्मा से करते हैं इसको। अब देखिए जो हमारी इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, सिग्मा इंटू टेम्परेचर का जो पावर होता है 4 होता है। जैसे इंटेंसिटी मीन्स जो सन से आती है, जो इंटेंसिटी निकलती है या कुछ भी आग जलाते हैं तो वो टेम्परेचर के 4 टाइम्स हो जाता है। जो टेम्परेचर होता है उसके 4 टाइम्स हो जाता है पावर। समझा क्या? अब इंटेंसिटी हमें पता है क्या होता है, पावर अपॉन में एरिया होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया होता है। सिग्मा और टेम्परेचर पे 4 हो गया ये, इतना समझेगा। अगर हम पावर लिखें, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है इंटू एरिया, और इस साइड क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 हो गया। अगर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकाले, सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो गया इंटू एरिया, और ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL²T-2 हो गया। नीचे क्या हो गया, टाइम हो गया, ये कैपिटल टी हो गया। और एरिया का क्या होता है, L² होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन के ऊपर 4 हो जाएगा, 4। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे m देखिए L² से ये कट गया तो यहाँ पे L 0 हो गया। t के ऊपर क्या हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये k के ऊपर -4 हो गया। तो ये इस स्टीफन कांस्टेंट का क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। देखिए इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। अब एक और है विंड्स, यहाँ से करते हैं विंड्स कांस्टेंट। विंड्स कांस्टेंट ये बी होता है, स्मॉल बी, इससे लिखते हैं। अब विंड्स कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये बताया था इसने। और इसने ये भी बताया था कि जो यहाँ से जो प्रोपोर्शनल हटता है तो इसकी जगह एक कांस्टेंट भी आ जाता है, ये विंड्स कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टेम्परेचर हो गया। लैम्डा क्या होता है, एक टाइप का लेंथ ही होता है, वेव लेंथ, इसके नाम से ही आ रहा है, लेंथ होता है ये। तो इसकी जगह L लिख सकते हैं और इसकी जगह T लिख सकते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, ये होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, L K हो गया। समझ आ गया। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते m0 L T0 K, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ आ गया। अब एक और फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसको भी लिख लेते हैं। ये नीट के पेपर में आया था, 2019 में आया था, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी। और जेईई में इसमें आ चुका है, ये 2021 के अंदर आया था। थर्मल कंडक्टिविटी के से लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हीट जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इसका फॉर्मूला होता है K इंटू A चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में लेंथ होता है, ये इस हीट का फॉर्मूला होता है। और हीट एक टाइप का क्या होता है, एनर्जी होता है। अब एनर्जी को लिखे, समझ आ रहे हैं, यहाँ पे हीट पर यूनिट टाइम होता है, टाइम, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। समझ आ गया। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर K निकालते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू L, नीचे क्या हो जाएगा T इंटू एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब इन सब का अगर डायमेंशन लिखते हो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का mL²T-2, ये लेंथ का L हो गया, और नीचे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर था पर यूनिट टाइम, 1 मिनट, ये टाइम था, टाइम स्मॉल टी, हीट पर यूनिट टाइम,
ये टाइम है नीचे, तो ये टाइम, तो इसको कैपिटल टी लिख देते हैं। और एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, ये टेम्परेचर, इसको केल्विन में लिखते हैं। तो यहाँ पे सभी को अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एल स्क्वायर है, इस एल से ये कट गया ऊपर वाला एल स्क्वायर, इसमें एम एक एल ये रहा, तो एल हो गया टी के ऊपर -3 पर केल्विन। देखिए इतना समझ आ गया। ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। अब चलते हैं 12th क्लास, जो 12th क्लास में है, जितने भी डायमेंशन वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस हो गया, चार्ज भी देखेंगे अभी, 1 मिनट रुकिए। अब 12th क्लास में क्या क्या फॉर्मूला है, ये 12th क्लास के, जैसे सबसे पहले इसमें चार्ज पूछे जाते हैं, यह सबसे पहले रेजिस्टेंस, जो टफेस्ट है यहाँ पे क्या है, डायमेंशन फार्मूला पहले वही बता देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैपिटल आर से लिखते हैं, ये जैसे ओम्स लॉ होता है उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे I इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, और एक V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है, ये वाला V, समझ आ रहा है। एक ये होता है, एक ये तो हो गया और एक ये हो गया। अगर यहाँ पे रखें इस वैल्यू को, V की वैल्यू को यहाँ पे रख दे, और करंट हमें पता ही होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाले, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन में आई हो जाएगा। अगर V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, V की वैल्यू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। और नीचे क्या हो गया, Q इंटू टी होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। देखिए समझ आ गया। 1 मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, करंट का जो सिंपल होता है उसको ऐसे रहने दीजिए। जो यहाँ पे करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अगर यहाँ पे चार्ज का लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, इसके अंदर हमने पुट कर दिया, ऊपर आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, और नीचे करंट हो गया। यहाँ पे वर्क Q इंटू टी हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वर्क डन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2 हो गया। और नीचे देखिए यहाँ पे जो Q है, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। समझ आ रहा है, करंट इनटू टाइम, करंट क्या होता है, एम्पियर इनटू टी इनटू एम्पियर। देखिए इतना समझ आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से क्या कट रहा है, ये टाइम को कैपिटल टी कर देते हैं, ऊपर जाएगा यहाँ पे एम एल स्क्वायर, टी के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऊपर जैसे जाएगा, और यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी -3 और ए के ऊपर -2 हो गया। इतना समझ आ गया। अब इंडक्टेंस से देखते हैं, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला देखें, इंडक्टेंस कैपिटल एल से लिखते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आई स्क्वायर होता है। आई क्या है, करंट हो गया, ई क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी हो गया। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे एल का डायमेंशन निकाले तो ये सारे चीज इस साइड चलेगा, ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो एनर्जी पर यूनिट करंट स्क्वायर हो जाएगा। समझ आएगा। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी एनर्जी लगा सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, अपॉन में नीचे इसका क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर हो गया। एनर्जी अगर ऊपर निकालोगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2, नीचे एम्पियर स्क्वायर हो गया।
ऊपर अगर सिंप्लीफाई करते हो एल स्क्वायर टी माइनस टू और एल के ऊपर माइनस टू हो गया। देखिए समझ आ गया, ये इंडक्टेंस का हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, और इसके आगे क्या हो गया, ये इंडक्टेंस का हो गया। अब इसमें क्या फ़र्क है, किस चीज़ का यहाँ पे फ़र्क है, ओनली टाइम का फ़र्क है यहाँ पे। समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं आर अपॉन एल करते हैं, आर अपॉन एल करोगे, ये देखिए यहाँ पे, इसको एक बार क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। अगर इसको कॉपी कर लें और इसको कहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 मिनट, ये देखिए ये आर हो गया, और इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे एल की वैल्यू रख दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, और इसकी वैल्यू होती की है आर अपॉन एल, ये पूरा कट गया यहाँ से, ये एल स्क्वायर भी कट गया, और बचा क्या, टी के ऊपर -3 और नीचे टी के ऊपर -2 हो गया। अब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी के ऊपर -1 हो गया। समझ आ गया? तो ये टाइम पीरियड का इन्वर्सली हो गया। आर बाय एल क्या हो गया, 1/t हो गया। अगर यहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं, टी निकालते हैं, तो टी क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर हो जाएगा। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आता है, टाइम पीरियड आता है। ये क्या हो गया, टाइम पीरियड, टाइम हो गया। अब आगे चलते, इंडक्टेंस हो गया। अब उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्टेंस से देख लेते हैं। इंडक्शन देख लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कैपिटल बी से डिनोट करते। ये अभी हटा देते हैं वेक्टर। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला आता है, एक फोर्स का फॉर्मूला आता है, उससे लिख सकते हैं F = BIL, बिल। इससे याद कर सकते हैं, बिल। फोर्स = बिल होता है। अगर यहाँ पे B की वैल्यू निकाल लें, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन में ये I क्या होता है, करंट होता है, I × L हो गया। फोर्स ML T -2 हो जाएगा। नीचे ये करंट हो गया, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। जो आई होता है इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर से लिखते हैं। और नीचे ये लेंथ हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये एल से एल कट गया, ऊपर एम टी -2 और ए के ऊपर -c हो गया। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखे बी का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो एम L0 T -2 ए के ऊपर क्या हो गया, -1 हो गया। इतना समझ आ गया? अब एक लिखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब आगे वाले डायमेंशन में करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसको म्यू नॉट से दिखाते हैं। समझ आएगा, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट से दिखाते हैं। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, वो आगे देखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, ये म्यू नॉट होता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अब इसका फॉर्मूला निकालने से पहले देखिए, इसका फॉर्मूला था B = म्यू नॉट करंट अपॉन में 2R होता है। ये सर्कुलर कॉइल द्वारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका फॉर्मूला है। अब हमें म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, B × 2R अपॉन में I हो जाएगा। अभी हमने B का जो डायमेंशन होता है ये निकाला, ये रहा। क्या हो गया, B का डायमेंशन M T के ऊपर -2 A के ऊपर -1, M
टी के ऊपर -2, ए के ऊपर -1 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। और यहाँ पे आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो रेडियस एक टाइप का लेंथ ही होता है, एल हो गया। नीचे करंट आ रहा है तो इसका एम्पियर हो गया। अगर इसको ऊपर भेजे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू एम टी -2, ए के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे एल भी है, 1 मिनट रुकिए, इसके बीच में एम एल भी है, बीच में एम और एल हो गया। देखिए इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये दोनों वैल्यू एक बार देख लेते हैं। अगर इसका रेशियो निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट अभी नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड एम टी ये हो गया। और चलिए इतना समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे कुछ डायमेंशन, जैसे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज ये देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालते हैं। चार्ज को किससे लिखते हैं, क्यू, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, या चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी होता है। टी क्या हो गया, टाइम हो गया, ए एम्पियर हो गया इसका। अब यहीं पे हम क्या लिखते हैं, अगर परमिएबिलिटी का लिखते हैं, परमिएबिलिटी क्या था, म्यू नॉट था। अब परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। परमिटिविटी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, आपने 12th क्लास में करा होगा, जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ से निकालेंगे, वहाँ पे होता है एक परमिटिविटी उस फॉर्मूले में। अब देखिए आगे, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। समझ आ गया, ये कूलॉम्स लॉ ने दिया था ये फॉर्मूला। अगर यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए यहाँ पे कौन सा डायमेंशन लेस होगा, जैसे 4 पाई, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अगर यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देखिए 2 चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू टी हो गया इसका पहले का, और दूसरे का भी ए इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर लिखें तो देखिए ये हो गया। फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2 हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर देखिए ए सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर नीचे देखते हैं यहाँ पे एम, यहाँ पे एक एल, ये स्क्वायर है तो एल पे क्यूब हो जाएगा, टी -2 हो गया। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, -m, अब एल -3 हो गया और टाइम कितना हो गया, टाइम 4 हो गया। देखियो ये ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखिए इतना समझ आ गया। ये परमिटिविटी हो गया। अब आगे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही, या चार्ज द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2 हो गया। चार्ज क्या होता है, ए इंटू टी होता है इसका डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखे एम एल टी के ऊपर, ये नीचे एक टी है, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, और ए के ऊपर -1 हो जाएगा।
देखिए इतना समझ आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब आगे चलते कैपेसिटेंस। नेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे, दो और लिखते हैं, फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं वीडियो। अब आता है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सी से लिखते हैं यहाँ पे। कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। चार्ज Q इज इक्वल टू, या यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू CV होता है। ये कैपेसिटेंस होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अगर यहाँ पे C निकालें तो चार्ज पर यूनिट V हो जाएगा। चार्ज क्या होता है, Q हो गया। अब देखिए जो V होता है, V क्या होता है, V यहाँ पे होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। समझ आ गया।